हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं 2027 हिंदी का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, और ये पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2027 में हो और आपका सपना है कि बोर्ड एग्जाम में 95% लेकर आने का, तो ये आपका सपना पूरा हो सकता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा एग्जाम हॉल में, और आप इस वीडियो को देखकर ही एग्जाम हॉल में परीक्षा देने जाना। प्यारे बच्चों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक लिख देना है। जो भी आपका अनुक्रमांक है, यहाँ पर आपको 10 अंकों का अनुक्रमांक लिखना होता है। इसके बाद आपका जो भी नेम हो, यहाँ पे उस नेम को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है। अब इसके बाद आपको इस तरह का पेपर मिलेगा, जिसमें आपको पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे और पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाएगा, और आपका जो पूर्णांक होगा वो 70 का होगा। ठीक है। और यहाँ पे नोट में दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और यहाँ पर दे रखा है कि इसमें सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्न को करना आपके लिए अनिवार्य है। और इसके बाद दे रखा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है। ठीक है। ये एक मॉडल पेपर है बच्चा, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है, और इसमें सम्मिलित जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए हुए हैं। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा निर्देश दे रखा है कि खंड अ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनका सही उत्तर आपको OMR उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है। अब देखो, जो 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पी होगा उसका आंसर आपको OMR सीट पर भरना है, और इसके लिए बच्चा आपको OMR सीट को भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करेंगे। किस पेन का? बॉल पॉइंट पेन का, जिसे डार्ट पेन कहते हैं, जिसमें आप सेलो, पेंटोनिक वगैरह पेन ले सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे चौथा निर्देश है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तरक पत्रक पे ही उत्तर दें। यानी कि आपको जो बहुविकल्पी है उसके खंड निर्देश को पढ़ना है, और जो क्वेश्चन सही होता है, जो ऑप्शन, उसे ही OMR पे टिक करना है। बड़ा ध्यान से देखना है कि OMR उत्तरक पत्रक पे नीले उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। अगर आप एक बार OMR पे जो भी ऑप्शन को टिक कर देते हो, फिर आप उसे मिटा नहीं सकते हो, उस पर व्हाइटनर नहीं चला सकते हो, ना ही उसे काट सकते हो। तो इसलिए OMR पे जब भी भरेंगे क्वेश्चन का आंसर, तो बहुत सोच समझ कर भरेंगे। 5वां निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये क्वेश्चन के आगे लिख दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसका आंसर आपको आंसर शीट पे देना है। एंड यहाँ पे है कि खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ ही करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, और जो प्रश्न ना आता हो उस पर आपको समय कदापि नष्ट नहीं करना है। ये रहे आपके कुछ निर्देश। अब आपके आते हैं खंड अ, जिसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। अब इसके बाद यहाँ पर बच्चा आपका आ जाता है खंड अ। खंड अ में आपको मिलता है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। इसका आंसर OMR सीट पर देना है। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि रानी केतकी की कहानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, के रचनाकार है। यानी जो रानी की केतकी कहानी है, इसकी रचनाकार कौन है? यहाँ पे ऑप्शन है कि सदल मिश्र है, इंशाअल्लाह खां है, सदा सुखलाल है, लल्लू लाल है। तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की काफी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा दे रखा क्वेश्चन कि अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं। तो अजात शत्रु जो है, ये जयशंकर प्रसाद की काफी प्रसिद्ध नाटक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा दे रखा बच्चे यहाँ पर कि शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। प्रेमचंद जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। इनमें से
कोई नहीं। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि आपका पहला पाठ लिखे हुए हैं मित्रता, ये शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं, आलोचना बहुत ज्यादा लिखते थे। एंड चौथा क्वेश्चन आपका दे रखा है कि शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है, यानी शुक्लोत्तर युग कब से कब तक का माना जाता है, सन 1900 से 1918 ईस्वी तक, या सन 1938 से 1947 ईस्वी तक, या सन 1947 से अब तक, या सन 1918 से 1938 ईस्वी तक। तो बच्चे यहाँ पे जो सन 1938 से लेकर 1947 का समय है, इसको शुक्लोत्तर युग की समय अवधि माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अनंत आकाश के रचनाकार हैं। यहाँ पे है जयप्रकाश भारती जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, बाबू गुलाब राय जी हैं, उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना, वो जयप्रकाश भारती जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन दे रखा बच्चा कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, रस पर आधारित ग्रंथ है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, नवीन उपमानों का प्रयोग है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चा, तो हमने आपको ट्रिक में भी बताया था कि जब इनमें से कोई नहीं आता है तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे देखे होंगे। तो यहाँ पे नवीन उपमानों का प्रयोग है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता। 7वां क्वेश्चन है बच्चा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीतिकाल की समय अवधि है, यानी रीतिकाल कब से कब तक के समय को कहा जाता है या कब से कब तक के समय को माना जाता है। यहाँ पे है कि सन 1643 से 1656 ईस्वी, सन 1643 से 1843 ईस्वी, या सन 1643 से 1943 ईस्वी, या सन 1643 से 1800 ईस्वी तक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 1643 से लेकर 1843 तक के समय काल को रीतिकाल की समय अवधि माना जाता है। अब इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा बच्चा आपका कि आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा मीराबाई कही जाती हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी कही जाती हैं, महादेवी वर्मा जी कही जाती हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है और इनका जीवन परिचय लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, जिसमें आप शुरुआत भी करोगे कि आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ऐसे लिखना है। अब जैसे कि ये इनको तो ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा। ठीक है, किसी को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। ठीक, जयशंकर प्रसाद को क्या कहा, छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको क्या कहा जाता है आपको जानना है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, परिवर्तन है, भारत भारती है, नीरता है, या कामयानी है। मैथिली शरण गुप्त जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है बच्चा, उनका भारत भारती काफी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और इन पे इस रचना पे इनको अवार्ड मिला था। 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं। 7 सप्तक हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा और चौथा सप्तक हुआ करता था। तो केदारनाथ सिंह को किस सप्तक के कवि थे, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तीसरा जो सप्तक प्रकाशन हुआ था इसके ये कवि हैं। पहला सप्तक 1843 में हुआ था। ठीक है, और उसके जो प्रकाशक थे वो कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज वह बरसने आई, उपयुक्त पंक्ति में रस है। अब अगर हम इसको ऐसे पढ़ें कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज वह आज बरसने आई। अब बच्चा इसको जब पढ़ रहे हैं हम, तो हमारे अंदर से दुख की भावना उत्पन्न हो रही है। ठीक है, एक शोक व्यक्त कर रहा हूं मैं, इस तरह से समझो तो आप। तो जब भी शोक व्यक्त हो, दुख व्यक्त आ जाए, लाइन में दुख की शब्द आ जाए, आंसू आ जाए, पीड़ा आ जाए, दुख आ जाए, तो वहां पे आपको आंख बंद करके करुण रस पे मारना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप में सिर्फ हास्य और करुण ही आपको पढ़ना है, बाकी कोई रस नहीं पढ़ना है। तो आपको सिर्फ इन दोनों पे ही टारगेट करना है। ठीक है, और जो करुण रस है ये इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है
कि करु रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है, हास होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रख। कभी कभी हास्य रस का एग्जाम्पल दे देगा कि ये दे देगा कि बिंद के वासी उदासी तर्पव्रतधारी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा आपका है रस है। और कभी कभी अच्छा अच्छा रस दे देता है जिसमें हंसी हो, ठीक है, खुशी हो, इस तरह से। अब यहाँ पर आपका तो करु रस हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि रूपक अलंकार होता है कैसा है, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। उपमेय में उपमान की समानता होता है, ठीक है, उपमेय में उपमान का अभेद होता है, या उपमेय में उपमान की विशिष्टता में, या उपमेय में उपमेय से उपमान की हीनता में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चा, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो वहां पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है। रूपक अलंकार का एग्जाम्पल चरण कमल वंदव हरिराई, ठीक है। अब इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं, दोहा में, रोला में, चौपाई में, वर्वय में। अब यहाँ पर देखिए आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। अब आपको मैं बता दूं कि आपको जो छंद पढ़ना है वो सोरठा और रोला ही पढ़ना है, और जब भी ऑप्शन पे टारगेट रहेगा ना, सोरठा और रोला पे ही रहेगा, इसके अलावा किसी पर टारगेट नहीं रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें रोला वाला जो है ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है, परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है, प है, परि है, पूर्ण है या पर है। तो बहुत ध्यान देना बच्चा इसमें। इस तरह से परि लिखा हुआ है तो इसके आगे का जो 2 शब्द होता है 4 अक्षर का, चाहे सारे अक्षर, चाहे 5 अक्षर हो, उसका 2 अक्षर क्या बन जाता है, उपसर्ग बन जाता है। तो यहाँ पे परि इसका 2 शब्द है आगे का, तो ये क्या बन गया, उपसर्ग। जैसे अगर यहाँ पे मैं उपकार लिख दूं और आपसे पूछूं कि इसमें क्या उपसर्ग है, तो उप जो है इसमें उपसर्ग है। अब इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा बच्चा कि माता पिता में समास है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं, ठीक है, माता पिता यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, राजा रानी लिख दूं इस तरह से, राजा और रानी, तो जब भी आपको 2 शब्दों के बीच में इस तरह का एक डैश दिख जाए, यहाँ पे आंख बंद करना है और द्वंद्व समास को टिक कर देना है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है द्वंद्व और द्विगु पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर माता और पिता में जो समास होगा वो आपका क्या होगा, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व और द्विगु सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसका पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे पंचमुखी, त्रिभुज, खष्टभुज। और कभी कभी इस तरह से माता और पिता देगा और पूछ देगा कि इसका समास विग्रह कीजिए, तो इस डैश को हटाकर और शब्द जोड़ देंगे, माता और पिता, ठीक है बच्चा। अब 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। तत्सम का मतलब होता है शुद्ध, और धीरज जो है संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द ही है, हम हिंदी का उपयोग जो करते हैं। यहाँ पे धैर्य होगा, धारण होगा, शांति होगा या सहन करना होगा। तो एक चीज ध्यान देना बच्चा, धीरज का मतलब धैर्य रखो यार, नहीं लोग कहते हैं धीरज बढ़ाओ अपने आत्मा की, या धैर्य रखा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका धैर्य वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि तस्य शब्द में विभक्ति एवं वचन है, द्वितीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन, षष्ठी एक वचन, प्रथमा एक वचन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्ची वो षष्ठी एक वचन होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर देना। आप लोग लाइक करने में ना थोड़ा सा कंजूसी कर देते हो या तो वीडियो देखने में इतना ज्यादा खो जाते हो कि लाइक करना ही भूल जाते हो। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाववाच्य है बच्चा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हम बताएं कि इनमें से जब कोई नहीं आता तो लगभग ऑप्शन सी करेक्ट होता है। 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 3 या 6 प्रकार के। तो विकारी जो पद होते हैं बच्चा वो आपका 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, एक तो विकारी आपका संज्ञा होता है, ठीक है, दूसरा सर्वनाम होता है, सर्वनाम, चौथा विशेषण होता है, विशेषण,
एडजेक्टिव जिसे कहते हैं और लास्ट वर्ब जिसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। तो ये जो विकारी शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होता है। 20वां क्वेश्चन है और दे रखा है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, यानी जो जाति का बोध कराता हो। दरबार कराता है नहीं, कोमल कराता है नहीं, अंधेरा कराता है नहीं, लेकिन शिक्षक क्या होती है, एक जाति होती है। इसमें का मतलब कि शिक्षक एक जाति, हम शिक्षक जाति से आते हैं, शिक्षक में से कई शिक्षक आ गए, तो ये जाति का बोध कराती है। ठीक है, अब यहाँ पर है खंड ब। खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक प्रश्न। अब वर्णनात्मक प्रश्न में क्या आता है बच्चे, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से जो आंसर होगा इसे हमें आंसर शीट पे लिखना होगा। ठीक है, इसका तो OMR पे दिए और यहाँ तक 1 घंटे का समय लगता है। और ये जो होता है ये आपका 20 नंबर का यहाँ पे इंड हुआ, यहाँ से 50 नंबर का शुरू होता है और इसका आंसर शीट पे लिखना होता है। और लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कैसे लिखना है, टीचर प्रसन्न होकर पूरा का पूरा नंबर दे और यहीं से आपको अपने कॉपी की शुरुआत करना होता है। ठीक है, अगर आज की इस वीडियो को मिस कर दोगे तो आप दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि आंसर देने का सबसे सही और बेस्ट तरीका क्या होता है। यहाँ पे दे रखा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसके लिए 6 मार्क्स मिलेंगे। इसके नीचे ये एक जो है गद्यांश और इसके नीचे टोटल 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। सबसे पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए हमें 2 चीजों का पता होना इंपॉर्टेंट है। पहला तो पाठ है और दूसरा इसके लेखक। ठीक है, यानी शीर्षक और लेखक हमको पता नहीं होगा तब तक हम संदर्भ को कैसे लिखेंगे भाई, ये 2 ही चीजों को लिखना होता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया बच्चे, इसको जब पढ़ोगे आप ना तब समझ में आएगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है ममता, तो ये जो पाठ है ये ममता नामक पाठ से लिया गया है, जो कि आपका दूसरा पाठ है। और इसके जो लेखक हैं, लेखक आपको अपने से पता करना होगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन देता है, ममता ने किस उपासना का पालन किया। देखिए यहां पर इसको पढ़ोगे आप तो इसका आंसर मिलेगा। देखो यहां पर स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। अब स्त्री विचार कर रही है। देखो यहाँ पे ये कहती है, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। तो यही मतलब कि अतिथि देव जो मेहमान होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। मैं ब्राह्मणी हूं और मैं इसका पालन करूंगा। आप आए हो तो पानी वगैरह पी कर जाओ। ठीक है, दया के पात्र हो। इसके बाद तीसरा देखो क्वेश्चन देता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आपको व्याख्या किसकी करनी है, जब आप इस आओगे गद्यांश में तो यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसी को कहते हैं रेखांकित। और इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। ठीक है, जैसे यहां पर है कि मैं ब्राह्मणी हूं, मैं ब्राह्मणी हूं मतलब कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मी हूं, मैं ब्राह्मण हूं। मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। मुझे अपने धर्म, और हमारा ये धर्म है कि हमारे यहाँ आया कोई भी, चाहे वो शत्रु क्यों ना हो, वो अतिथि है और वो देवता की समान है। ठीक है, और उसका हमें सेवा सत्कार करना चाहिए और उसकी बातों को मानना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। लेकिन वो रुकती है और कहती है, सब जो विधर्मी है वो दया के पात्र नहीं है। जो धर्म को नहीं मानते वो दया के पात्र नहीं हो सकते हैं सभी लोग। जैसे आप ही के क्षेत्र में कोई दया का पात्र है, कोई नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। लेकिन ये दया नहीं है मेरा, ये हमारा कर्तव्य है। इतना ही व्याख्या करना है आपको अपने शब्दों में। ठीक है, अब इसके बाद एक तो ये आता है एक गद्यांश इसके अलावा अथवा करके देता है। अगर आपको ये आता है तो ये करिए, या तो अथवा वाला आता है तो अथवा वाला करिए। नेक्स्ट पेज पर तो देखिए बच्चे यहाँ पर अथवा दे रखा है। ठीक है, अथवा में दे रखा है कि अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी, यानी कि ये भी क्या है, एक गद्यांश है। और यहाँ पर है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। अब पाठ का जो नाम है इसको पढ़ेंगे कैसे, ये जो लिया गया है आपका पाठ, ये पानी में चांद और चांद पर आदमी, और बड़ी मजेदार कहानी है चांद पर आदमी, ये नामक पाठ से लिया गया बच्चा। बहुत मस्त कहानी, आप इसको पढ़ना। जिसको साइंस में इंटरेस्ट होगा ना वो बड़ा मजेदार इस कहानी को सुनता है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक है, और इसको जो लिखे हैं वो जयप्रकाश भारती जी लिखे, बहुत गजब के लिखे हैं ये जयप्रकाश
भारती जी। यानी आपको दो चीजें इसमें पता हो गया, एक तो क्या है पाठ का नाम, पाठ का नाम क्या है, पानी में चंदा, चंदा है, ठीक है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। और इसके जो लेखक पूछ रखा है तो जयप्रकाश भारती जी इसके लेखक हैं। अब इसके बाद दूसरा दे रखा है कि अंतरिक्ष में स्टेशन बन जाने से मानव को किसमें सहायता मिलेगी। देखिए, जब अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित होने से ब्रह्मांड की रहस्यों की परतें खोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। वैज्ञानिक वहाँ पे रुकेंगे, रुककर चीज़ों को अध्ययन करेंगे। अब इस चीज़ को यहाँ पर आप पढ़ लेना, ऐसा स्टेशन बन जाए जिससे ब्रह्मांड की रहस्यों की परतें खोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। यही पूरा का पूरा इसका आंसर है। तो इसका आंसर आपको इसी में से मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर तीसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्द के नीचे रेखा लाइन खींचेगी, इसकी व्याख्या अपने शब्दों में करना है। जैसे दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं, यानी कि आज हम पृथ्वी ग्रह पे रह रहे हैं, लेकिन मंगल के लिए जो है मानव रहित, जिसपे मानव ना बैठा हो, यान छोड़े जा रहे हैं। वहाँ के वातावरण, वहाँ की क्या है तकनीकी, कैसी भौगोलिक दशा है, पानी है कि नहीं, इन सब चीज़ों के लिए यान छोड़े जा रहे हैं। अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किया जा रहा है कि अंतरिक्ष में एक स्टेशन स्थापित कर दिया जाए, जहां पे जाकर जहाजें रुकें और वैज्ञानिक रुकें और वहां के भूमंडल को पढ़ें, अध्ययन करें और चीज़ों के बारे में जानें। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। और अगर इस तरह का स्टेशन बन पाता है तो वहाँ पे वैज्ञानिक ब्रह्मांड की रहस्यों की परत क्या है, एक एक चीज़ों को फेंक देंगे, खोलकर उजाड़ देंगे, जानकारी जुटा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा देता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए टोटल 6 मार्क्स मिलने वाले। यहाँ पर बच्चा आपका ये पहला क्वेश्चन देता है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमने बताया आपको संदर्भ लिखने के लिए आपको पाठ एंड इसके शीर्षक का नाम पता, इसके कवि का नाम पता होना चाहिए, पाठ और कवि का। तो ये जो पाठ है, तो भैया जो आपके बिहारी जी है ना, वो भक्ति एवं नीति आप में लिखे हैं। क्या लिखे हैं? भक्ति एवं नीति नामक पाठ लिखे हुए हैं। अब इसके बाद इसके जो कवि हैं वो बिहारी लाल जी हैं, तो यहाँ पर लिख लेना बिहारी लाल, ठीक है बच्चा। अब इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना, भक्ति एवं नीति लिखे, या इस चीज को ध्यान करके याद भी कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्दों के नीचे इस तरह का रेखा, इस तरह की लाइन खींची गई है और इसकी व्याख्या हमें अपने शब्दों में करना है, ठीक है। देखिए, आपको मैं शुरू से बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कवि श्री कृष्ण के इसमें सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्याम वर्ण जो सांवला रंग होता है, सुंदर शरीर पर पीले रंग के वस्त्र यानी पीताम्बर जो धारण किए हुए हैं, श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि की पर्वत पर सुबह पीली धूप पड़ रही हो। सांवले शरीर को नीलमणि बताया गया है और पीले वस्त्र को सूर्य का जो सुबह पीली पीली किरणें आती है, प्रकाश आती है, उसको बताया गया। ये पूरी इसकी व्याख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सोहत ओढ़े पीठ पटु, यानी कि पीला वस्त्र धारण करके वो ऐसे लग रहे हैं श्याम सलोने गात, ठीक है। यहाँ पे जो सांवला शरीर है उनका वो सुशोभित हो रहा है, इस तरह से सुशोभित हो रहा है कि मानो नीलमणि शैल पर, ठीक है, जैसे उनके शरीर को एक नीला मणि हो, शैल पर आतपी परियो प्रभात, उनके सांवले शरीर पर सूर्य की सुबह सुबह पीली किरणें पड़ रही हो। इसकी व्याख्या ऐसे ही करना है। पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार को पहचान कर नाम लिखिए। मनोनीलमणि का मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना जहाँ पे व्यक्त की जाती है, और ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण भी है सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात, मनोनीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। अथवा अगर ये नहीं आता तो आप इसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये 10th NCERT यूपी बोर्ड का जो है प्रति 10 प्रश्न पत्र है। अब यहाँ पर है हे चीर महान, ठीक है, इसके नीचे भी इस तरह का क्वेश्चन कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमने आपको बताया कि संदर्भ के लिए पाठ और इसके कवि का नाम, कवित्री का नाम पता होना चाहिए कि ये कवि है कि कवित्री है, यह आपको डिसाइड करना है। कवित्री, ठीक है, ये कवित्री होता है। अब यहाँ पर है आपका जो पाठ है ये महादेवी वर्मा जी लिखी हुई है, यानी कवित्री कौन मिल गई? महादेवी वर्मा जी मिल गई। पाठ की बात करें तो हिमालय से नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, हिमालय
से वर्षा सुंदरी की प्रति, वर्षा, दो चीजें लिखी, एक तो हिमालय है, एक वर्षा सुंदरी के प्रति, उसी में है, उस पार्टी का नाम ही है। अब इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे रेखा खींचा गया है और इसकी व्याख्या अपने शब्दों में करना है। इसका व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ कि कवित्री महादेवी वर्मा हिमालय की महिमा का गान करते हुए कहती कि जब सूर्य की सुनहरी किरणें स्वर्ण रश्मि हिमालय की श्वेत बर्फ से ढके मस्तक को छूती है तो चारों ओर एक अलौकिक चमक बिखर जाती है। ऐसा लगता है कि सूर्य की किरणें हिमालय के चारों ओर एक रंग बिरंगी खुशियों से भरी मुस्कान बिखेर चली आई है। अब यहाँ पे परिमल मलमल जाता बतासा, इस पंक्ति में एक प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए मलमल है, यथार्थ यहाँ पे यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति हुई और शब्द का अर्थ अलग अलग हो, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा दे रखा बच्चा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे संदर्भ लिखने के लिए 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने के लिए 3 नंबर, टोटल आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पर है कि आरक्षक श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर, यानी कि जो सिपाही होता है वो कहता श्रीमान यह चंद्रशेखर है। इसके बाद है अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गति दिने अननैव असहयोगिनी सभायाम एकस्य अर्कक्षस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तर खंडेन प्रहारम कृतम येन दुर्जय सिंह आहत। मतलब कि पिछले दिन, मतलब यहाँ पर हो गया आपका गति दिन मतलब पिछले दिन इसी ने अनिनोन मतलब इसी ने असहयोगियों के ऊपर एक सभा में एक सिपाही जो कि दुर्जय सिंह के मस्तक मतलब माथे पर, प्रस्तर मतलब पत्थर, प्रहार कर दिया था, फेंक दिया था। एन दुर्जय सिंह आहत, और दुर्जय सिंह जो था इससे आहत हो गया, घायल हो गया। न्यायाधीश, तब न्यायाधीश कहता तब बालकम विस्मयन विलोक्यन रे बालकः त्वम किम नाम, मतलब है कि न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्यचकित देखते हुए रे बालक, हे बालक त्वम किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। अब इसके पाठ की बात करें तो ये देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है? देशभक्त चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजादा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा। अब इसके बाद अगर ये नहीं आता तो अथवा में आप इसे भी कर सकते हो। ये देखा कि अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, हमारी जो संस्कृति है हमेशा आगे बढ़ती हुई रहती है और लोगों को आगे बढ़ने का संदेश भी देती है। मानव जीवनम संस्कृतुम, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यशा यह यथा समयम, समय के अनुसार नवाम नए विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नवाम शक्ति जो प्रपन्नति, और नए शक्ति को प्राप्त करती है। अत्रा दुर्ग्रह नास्ति, ये किसी भी तरह का हठ नहीं करती है। यत युक्ति युक्तम कल्याण करी, ये जैसे भी हो जो भी हो अगर वो मनुष्य के कल्याण के लिए हो, च तदत्त सहतम गृहतम भवति, ये उसे स्वीकार कर लेती है। ठीक है, और यहाँ पे है एतस्या गतिशीलता रहस्य, इसकी गतिशीलता का जो रहस्य है, आगे बढ़ने का रहस्य है, मानव जीवन शाश्वत मूल्य सुनिहितम। ठीक है, इसकी गतिशीलता का जो रहस्य मानव जीवन को शाश्वत मूल्यों में निहित है। यहाँ पर निहित तद यथा सत्य प्रतिष्ठा, जैसे तद मतलब होता है जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव, ठीक, सभी प्राणियों में समान भाव। विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता। आचार्य दृढ़ता चेती, आचरण में दृढ़ता होना चाहिए। ये जो पाठ है बच्चा, ये हमारी जो पाठ है ये आपका लिया गया है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार करना है सबको। संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, इसको देख लेना ध्यान से। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे है बच्चा, देखो यहाँ पे कि देखिए मरणम मंगलम यत्र विभूति यत्र भूषणम, यानी कि जहाँ मरना भी कल्याणकारी माना जाता है, जहाँ भस्म होता है, राख ही आभूषण है। कौपिन यत्र कौशेन तेन काशी केन मियते,
वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात काशी अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी कि कॉपी नेत्र का मतलब होता है कि जहां कॉपी यानी लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात काशी अतुलनीय है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। ये जो पाठ है बच्चा, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसे कर लेना। आपका है माता गुरुत्व भूमि खाद पितो चतरस्तता, यानी कि माता भूमि से महान है, पिता आकाश से ऊंचा है, मनम शीघ्रतम वातात, जो आपका मन है वायु से भी तीव्र मन की गति है, और चिंता बहुतरी तीव्र, तिनके से भी ज्यादा ज्वलनशील चिंता होता है। ये जो आपका पाठ है बच्चा, ये जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है, और ये एक ऐसा पाठ है जिससे एक श्लोक आपकी बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर पांचवा आ जाता है बच्चे, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, हर जिले में अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों से किसी एक का उत्तर दीजिए, और इसके लिए एक करना होता है, 3 अंक आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती है, जिला वाइज होता है। तो आप अपने जिले का नाम कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा क्या पढ़ना है, क्या आप में आएगा, और उसे तैयार कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6ठा नंबर, और नेक्स्ट यहाँ पर 5वां के सब बच्चा है, देख लेना आप अपने क्षेत्र के हिसाब से। 6ठवां क्वेश्चन बच्चा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। इसमें आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, रामधारी सिंह दिनकर को, भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय लिख सकते हो, 5 अंक। ठीक है, 3 अंक तो आपको जीवन परिचय के लिए मिलता है, और 2 अंक इनकी रचनाओं का नाम लिखने के लिए मिलता है, टोटल 5 अंक। तो आप जिसका भी तैयार हो आपको उसका लिख लेना। ख नंबर में आता है कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए। देखो, कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसके लिए भी 3 नंबर जीवन परिचय, 2 नंबर रचना का उल्लेख करने के लिए टोटल 5 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो सूरदास का लिख सकते हो, माखनलाल चतुर्वेदी का लिख सकते हो, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का लिख सकते हो। 7वां क्वेश्चन है बच्चा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया हो। 2 अंक का पूछता है। ठीक है, 2 ठो आप तैयार कर लेना। एक ठो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक ठो बंधन मरम वापी जो वापी पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अपने जनपद में स्थित किसी धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र लिखने के लिए 4 अंक में पूछता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि विश्वासेन केन वर्धते, यानी विश्वास से क्या बढ़ता है, तो विश्वासेन सत्येन वर्धते, यानी सत्य की वृद्धि होती है। ठीक है, विश्वास से। दूसरा है कि भारत विजय न केवल दुष्कर्म असंभव अपि इति कस्य उक्ति, भारत पे विजय पाना केवल एक दुष्कर ही नहीं बल्कि असंभव है, ये किसका उक्ति है? तो ये बच्चा भारत विजय न केवल दुष्कर्म असंभवति इति अलछेंद्रेण यानी सिकंदर की उक्ति है। किसकी है? अलछेंद्रेण, छेंद्रेण। चंद्रशेखर स्वगृह की मोदत, ये कारागार को अपना जेल को ही अपना घर बताते थे। क मुगल युवराज उपनिषदम अनुवाद फारसी भाषा में करितम। तो यहाँ पर जो है आपके कई सारे जो मुगल आए थे, जैसे दारा सिको आए थे, तो दारा सिको ही सबसे मेन है। ठीक है, कौन है? दारा सिको ने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में करा था, दारा सिको। 10वां क्वेश्चन है बच्चा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, 7 अंक मिलेंगे। नारी शिक्षा पर, वनों के काटने से हानियां, किसी एक त्योहार का वर्णन, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। ठीक है, तो ये जो एक मॉडल पेपर है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, अच्छे अंक लाने के लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए, क्वेश्चन पेपर को कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, ये समझने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट करते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।